मुझे मैं जब कमेंट्री में आया था तो मुझे कहा गया था कि आप नहीं कर सकते कमेंट्री, आप उल्टे कदमों वापस शुरू। असल में कब करेंगे कमेंट्री? ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बताए। जो हमारे स्पोर्ट्स के टीचर होते थे उनके लिए खिलाड़ी जो थे वो बड़े लाडले होते थे, लेकिन वही खिलाड़ी जो है वो दूसरे टीचर्स के लिए जहर से बुरे भी लगते थे। तो आपके साथ भी कोई इस तरह का वाकया? तुम समझते क्या हो अपने लिए आपको? तुम प्रिंस चार्ल्स हो, तुम्हारे लिए डियाना आएगी, लेडी डियाना आएगी, तुम हो कि ये आपकी जो कामयाबी है इसमें किसी टीचर की दुआ है या बद्दुआ है? टीचर डॉक्टर नौमान साहब ने कहा कि ये सिनेरियो है, आप मुझे प्रेजेंट करके बताएंगे आप कैसा बोलते हैं। तो मैं उन्होंने बताया कि कश्मीर का और रावलपिंडी का मैच है, तो आप इस पे मुझे प्रेजेंट करके बता। सो मैंने कुछ 10 सेकंड बात की, ऐसे मैंने हाथ को माइक कराया और मैं बोलना शुरू किया। Good evening, ladies and gentlemen, and it was a great match between Kashmir versus Rawalpindi, and these are the two main players. And ऐसे मैंने कुछ बोलना शुरू किया, तो 10 सेकंड भी मैंने बात नहीं की थी, तो डॉक्टर नौमान साहब ने कहा रुक जाए। अक्सर ऐसा होता है, एक कोई खिलाड़ी आता है या कोई किसी भी शोबे में कोई बंदा आता है, तो क्या सीनियर बर्दाश्त नहीं करते उसको? इस तरह का कोई इश्यू होता है या उसके लिए रुकावटें होती हैं? किस तरह का, मतलब कि आपने पहले दिन बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद फिर आप कहते हैं कि इतना अरसा मैं केबन में नहीं गया, बाहर ही रहा हूँ, तो इसकी क्या वजह थी? वो हमारे टीचर है, वो मुझे अक्सर कहते थे कि जब मस्ती होता था तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाते थे कॉमर्स कॉलेज में, मुझे अक्सर कहते थे कि मैं वो वक्त देखूंगा कि जब तुम पिवदाई मोड़ पे खड़े हो गए और 12 को आवाज लेकर आ जाओ पिंडी तो मुझे याद है जो कमेंटेटर है, कमेंट्री बॉक्स में बैठ के मैच देखना और स्टेडियम में बैठ के मैच देखने में क्या फर्क है? उसमें आप कैसा फील करते हैं? बहुत मुश्किल टाइम देखा कि तीन साल आप देखिए, मुझे कई दफा लोगों ने कहा कि आप कमेंट्री नहीं कर सकते, आप छोड़ दीजिए। कोई ऐसा यादगार मैच है अभी तक का जिसमें आपने कमेंट्री की और अभी तक आपको याद हो कि उसमें आपको बड़ा मजा आया, पहले मैच के अलावा? क्योंकि पहला मैच तो वाकई यादगार हो गया। सुबह स्टेडियम में उमर अकमल साहब आए और उन्होंने कहा कौन सी कमेंटेटर है, मैं देख रहा हूँ की गला कर रहे हो, तुसी मेरी गलतियां दर्शन आए हो, आपने मुझे गलत साबित करना है, तो आप अच्छा खेलें और मेरे तज्जिए को गलत साबित करना। आप उर्दू में भी करते हैं कमेंट्री और उर्दू अंग्रेजी दोनों में करते हैं, तो इन दोनों में से बेहतर आपको कौन सा लगता है कि इसमें क्या फर्क है? क्रिकेटर्स होते हैं ना, ये हमारे कौमी हीरो होते हैं, इनको अपना किरदार कैरेक्टर बड़ा जबरदस्त रखा है। कमेंट्री के दौरान ऐसा हुआ कभी कि कोई आपका फेवरेट खिलाड़ी जो है वो खेलने के लिए आया हो और आप उसकी तारीफें कर, या कोई ऐसा खिलाड़ी आ गया जो आपको पसंद नहीं है, अच्छा भी खेला हो पे उस पे तनकीद कर रहे हो, तो कभी ऐसा होता है? पाकिस्तान में उर्दू कमेंट्री को प्रमोट नहीं किया जाता, आप कहीं पे भी चले जाएं, हम जो है वो अंग्रेजी के गुलाम बन चुके हैं। पैसे कितने मिलते हैं कमेंट्री में? सितारों से आगे जहां और भी है, इश्क के इम्तिहान पर और भी। कैसा होता है मैच के दौरान जब आप कमेंट्री कर रहे होते हैं तो आपकी फेवरेट टीम जो है वो आउट हो रही हो या हार रही हो, तो फिर उस वक्त जज्बात को कैसे कंट्रोल करते हैं आप? सीरियसली अब तो अगर आपका कमेंट्री में नाम ना हो ना मेरा चेन्नई या, तो बहुत दिल भी करता कि जाकर मैच देख। तो चैंपियन ट्रॉफी की टीम सेलेक्ट हुई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बड़े ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका तस्करा भी नहीं था, बहस भी नहीं की जा रही थी उनके बारे में, तो वो भी टीम में शामिल हुए हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खुर्रम इब्न शबीर और आप देख रहे हैं एनएम पॉडकास्ट। आज के हमारे मेहमान बाकी प्रोग्रामों की निस्बत थोड़े से मुनफरिद हैं और इनके साथ गुफ्तगू करेंगे। आप टीवी चैनल पे मुख्तलिफ टीवी चैनल पे स्पोर्ट्स के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से उन्हें देखते होंगे, इंटरनेशनल कमेंटेटर हैं और आज हमारे साथ मौजूद है। इनसे पूछेंगे कि इनका ये सफर कैसा रहा, इस सफर के लिए इस सफर को क्यों मुंतखब किया इन्होंने। इनसे बात करते हैं जनाब मोहतरम के आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे क्या चले आपके? कैसे? बिल्कुल ठीक हो, आप बताइए। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। इस मौके पे मैं अपने दोस्त नासिर को जरूर याद रखूंगा। बिल्कुल, नासिर साहब ने का जो मैसेज होता है ना वो मेरे लिए ऑर्डर होता है, गुड हो गया और उन्हीं के तवस्सुत से आपसे मुलाकात हुई, तो थैंक यू नासिर। बिल्कुल, ये पॉडकास्ट उन्हीं के नाम पे ही होगा क्योंकि उन्हीं की वजह से ये हुआ है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि आपका जो एजुकेशन का करियर था वो कैसे स्टार्ट हुआ, तालीम कहाँ से आपने हासिल की, आपकी पैदाइश कहाँ से है, ये चीजें थोड़ी सी आप बताएंगे हमारे नाज़रीन को। मैं वेस्टरिज रावलपिंडी वेस्टरिज बाजार में
मेरी पैदाइश है, और वहीं पे एफसी के स्कूल में मैंने मैट्रिक किया। उसके बाद मैंने अस्कर माल कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन क्रिकेट का इतना जुनून था, शौक था कि क्रिकेट के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता था। तो क्लब क्रिकेट में गई, फिर अस्कर माल कॉलेज से मैंने एफए किया। फिर मैंने ग्रेजुएशन जो है वो मैंने फिर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लिया भाई के कहने पे। वो 3 इडियट्स मूवी आपने देखी जी होगी ना, बिल्कुल जरूर देखिए। कि बच्चा अभी पैदा नहीं होता और हमने उसको इंजीनियर पहले तैयार किया हुआ था। मेरे जो बड़े भाई हैं कि मुश्ताक साहब, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, उनका बहुत शौक था कि मैं बीकॉम करूं और फिर मैं सीए करूं, लेकिन उनको ये नहीं पता था यार मैं क्या करना चाहता हूँ, कुछ मुझसे ही पूछ लीजिए। आपको उनकी बहुत ख्वाहिश थी, और वालिद साहब की डेथ के बाद वो बहुत सपोर्ट कर रहे थे। तो मैंने फिर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एक नाकाम कोशिश की कि मैं बीकॉम कर लूं, लेकिन कॉलेज की टीम में भी मैं खेल रहा था, कॉलेज की टीम का कप्तान भी था, कॉलेज की जो लिबरेटिंग सोसाइटी थी उसका प्रेसिडेंट भी था, उसमें भी था। फिर सियासत में हिस्सा लिया कॉलेज की। कॉलेज में स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा एक्टिव था, पढ़ने की तरफ बिल्कुल कोई ध्यान नहीं होता था, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में सारा दिन हमारा गुजर जाता था। फिर मैं कॉलेज की तरफ से मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की जो स्क्वाड है क्रिकेट का, पंजाब यूनिवर्सिटी की एक टीम बनती है वो इंटर यूनिवर्सिटीज में, बिल्कुल और यूनिवर्सिटीज के जो टूर्नामेंट होते हैं उसमें खेलने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम खेलती थी। तो फिर मैं उसके लिए मेरी सिलेक्शन हुई, और हमारी कॉलेज में बड़ी खुशी मनाई जाती थी कि हमारा लड़का जो है वो सिलेक्ट हो गया खेलने के लिए जा रहे हैं। सो इस तरह फिर मैं मेरी एक और इंटरेस्टिंग बात, मेरी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स में जब मैं पढ़ रहा था तो मेरा जो रिजल्ट आया तो मैं रिजल्ट कार्ड देख के खुद परेशान हुआ। इस चीज पे परेशान नहीं हुआ कि मैं ज्यादा सब्जेक्ट्स में फेल हुआ हूँ, बल्कि मैं हैरान ये था कि मैं सिर्फ मैं अंग्रेजी में भी पास हो गया था। तो 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, मेरी 6 सप्लियां थी, और मैं इंग्लिश में और इस्लामियात में पास हुआ। तो खैर हमारे कॉलेज में एक साहब ऐसे भी थे जो इस्लामियात में भी फेल थे, इंग्लिश में भी फेल थे, तो मुझे थोड़ा हौसला हुआ चलो कोई और भी है तरक्की की है थोड़ी सी है। तो फिर मैंने प्राइवेट ग्रेजुएशन की, फिर मैं मास्टर्स में मेरा एडमिशन हुआ आर्यन यूनिवर्सिटी में। वहां पे भी पॉलिटिक्स में जम के हमने खेले, स्पीचेस, मस्तियां, क्रिकेट की टीम में भी थे। तो सर जो क्रिकेट खेलते हैं ना कॉलेज लाइफ में, मेरी भी कॉलेज लाइफ रही है, मैंने भी इस चीज को बड़ा ऑब्जर्व किया। मैं रेस में भी हिस्सा लिया हुआ है, मैंने हॉकी में भी हिस्सा लिया हुआ है। क्रिकेट भी आप तो दौड़ लगाते थे ना जीतने के लिए, दौड़ लगाते थे क्लास से भागने के लिए। वो मैं कह रहा था कि जो हमारे स्पोर्ट के टीचर होते थे, स्पोर्ट्स के टीचर होते थे, उनके लिए खिलाड़ी जो थे वो बड़े लाडले होते थे, लेकिन वही खिलाड़ी जो है वो दूसरे टीचर्स के लिए जहर से बुरे भी लगते थे। तो आपके साथ भी कोई इस तरह का वाकया हुआ है कोई कि जब आप खेल रहे हो, पढ़ रहे हो, कॉलेज में क्लास में हो, तो फिर एक बच्चा आता है जी आए जी फलां प्रोफेसर साहब ला रहे हैं मैच है, तो फिर उस तरह का कोई वाकया? एक तो नहीं, कई वाकया आता है ऐसे। अच्छा। और एक हमारे टीचर थे सईद अहमद पारानी, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, वो पंजाबी में लेक्चर डिलीवर करते थे। तो हमारे अंदर एक बगावत का कॉन्सेप्ट होता था, और हम कहते थे कि या तो आप अंग्रेजी में लेक्चर दीजिए या उर्दू में दीजिए। और वो क्योंकि पंजाबी के शायर भी हैं और फोक्स वगैरह भी उन्होंने लिखी हैं, तो उस वक्त उन्होंने मुझे एक जोरदार थप्पड़ लगाया। तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले क्लास के सामने? तो क्लास, ये तो एक नॉर्मल बात थी, जिस तरह की मेरी हरकतें थी ये नॉर्मल सी एक बात थी। सो खैर एनीवेज, एक मुझे याद है कि मुझे एक दफा एक टीचर ने बुलाया, और मेरे लिए थोड़ा सा मुख्तलिफ ये था कि मैं हर दिन अजीज स्टूडेंट था, और मुझे जो कॉलेज में एक वो मिला था, टाइटल मिलता है जब आपको पता है पार्टी होती है, तो मुझे मिला था सबदा सज्जन सबदा बेली। मुझे मेरे सारे टीचर्स जो हैं वो बहुत प्यार करते थे, और मुझे एक दफा जो हमारे मालिक सिंधु साहब, मुझे उनका नाम भी याद है, वो जो स्पोर्ट्स का, उन्होंने मुझे बुलाया, वर्खा तुम्हें पता है कि हम तुमसे क्यों प्यार करते हैं? तो मेरे जहन में वही बात थी जो आप थी कि सर मैं कॉलेज की टीम में हूँ, मैं डिबेटिंग सोसाइटी में हूँ, मैं आपके शो होस्ट करता हूँ, सारी चीजें करता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, इस सबसे बढ़कर वो ये है कि तुम दावेदार बहुत हो, नंबरदार वो होते हैं, तुम्हारे अंदर बदतमीजी का अंसर नहीं है, इसलिए सब तुमसे प्यार करते हैं। लेकिन एक दफा मैंने हड़ताल की, स्ट्राइक की, तो मियां राज साहब हमारे प्रिंसिपल थे, तो मुझे उन्होंने अपने प्रिंसिपल के रूम के साथ उनका जो एक प्राइवेट रूम था जहाँ वो रेस्ट करते थे, वहां पे उन्होंने मुझे लॉक कर दिया, बंद कर दिया। और जब स्ट्राइक खत्म हुई तो फिर उन्होंने मुझे बाहर निकाला और गुस्से से कहा, तुम समझते क्या हो अपने लिए आपको? तुम प्रिंस चार्ल्स हो, तुम्हारे लिए डियाना आएगी, लेडी डियाना आएगी, तुम हो कौन? सो कहने का मतलब ये है कि
डांट कम पड़ी है, मैंने प्यार और मोहब्बतें ज्यादा सुनी थी। वो जो आपको थप्पड़ पड़ा था उसकी आपने स्टोरी बताई नहीं कि वो किस वजह से पड़ा था। वो इसी वजह से पढ़ा था कि मैं क्लास में प्रोटेस्ट करता था कि आपने लेक्चर या उर्दू में दें या आप अच्छा। इंग्लिश में दें। सही तो आप पंजाबी बोलते थे सईद अहमद फारानी साहब। तो सईद अहमद फारानी साहब, मैं यूनिवर्सिटी में अरेस्ट हो गया। मैं इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का प्रेसिडेंट रहा हूँ। रावलपिंडी की जो पायनियर इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन थी तहरीक इंसाफ की, उसका मैं पायनियर प्रेसिडेंट था। तो मैं अरेस्ट हुआ यूनिवर्सिटी में, और जब मैं मुझे हथकड़ियाँ लगी हुई थी, अदालत में मुझे लाया गया। वहाँ सईद अहमद फारानी साहब थे, तो उनसे मैं मिला, सर कैसे हैं आप, खैरियत से? तो मुझे कहते हैं तुम तो बहुत चेंज हो गए हो, तुम्हारे तो बहुत ज्यादा हम्बल भी हो गए हो, सारी चीजें। मैंने कहा सर मैं यूनिवर्सिटी एक केस में अरेस्ट हुआ हूँ। खैर मुझे वो वाकया याद है। तो और एक और भी टीचर थे जावेद साहब, क्योंकि ना मस्ती करता था और डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस करना, जैसे टीचर मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये आपकी जो कामयाबी है इसमें किसी टीचर की दुआ है या बद दुआ है? टीचर कभी बदुआ नहीं देते, ये मैंने सीखा है। टीचर हमेशा चाहते हैं कि उनका जो भी स्टूडेंट है ना वो बड़ा तरक्की करे, उससे उनका नाम होता है। और मैं जब फर्स्ट टाइम कमेंट्री के लिए आया था, तो मुझे याद है उस वक्त वालदा हयात थी, बहुत खुश थी। तो मुझे लोग ये कह रहे थे कि तुम्हारी वालदा की दुआएं हैं। तो मैं उनके साथ साथ तो ये रहता, वालदा के साथ साथ टीचर्स का भी किरदार होता। तो वो हमारे टीचर है, वो मुझे अक्सर कहते थे कि तो जब मस्ती करता था तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाते थे कॉमर्स कॉलेज में। वो मुझे अक्सर कहते थे कि मैं वो वक्त देखूंगा कि जब तुम पीरवदाई मोड़ पे खड़े होगे और 12 को की आवाजें लिखा जासो आ जाओ पिंडी है, तो मुझे याद है मैं वो देखूंगा। तो बट वो जाहिर है कि वो ये चाहते थे कि मैं अच्छा पढ़ूं। लेकिन एक तरीका कार होता है टीचर का कि वो मोटिवेट करने के लिए कुछ ऐसे अल्फाज कहते हैं कि बच्चा जो है ना बताए कि मैं करके दिखाऊंगा। मैंने ऐसा करके दिखाया कि 6 सप्लियां आ गई। अच्छा, इसको आगे लेके चलते हैं थोड़ा सा कि आप क्रिकेटर थे, आधा क्रिकेटर थे, खेले आप, और उसके बाद आप कमेंट्री की तरफ आए। आप क्रिकेट की तरफ क्यों नहीं आए, क्रिकेटर क्यों नहीं बने? दो चीजें, देखिए एक तो मलिक जिमखाना रावलपिंडी क्लब, रावलपिंडी का एक बहुत मशहूर क्लब है। साजिद शाह साहब उसके प्रेसिडेंट रहे हैं और कप्तान इब्राहिम उसमें कैप्टन होते थे। तो जब मैं खेलता था उस वक्त हमें बहुत ज्यादा गाइडेंस मिलती थी शाह जी की तरफ से, साजिद शाह की तरफ से, जो रावलपिंडी का एक बहुत बड़ा नाम है, और कप्तान इब्राहिम की जानिब से। लेकिन मैं क्रिकेट में इतना सीरियस नहीं था, क्योंकि मुझे उस वक्त मैं पॉलिटिक्स में आ गया था, फिर मैं डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी का भी प्रेसिडेंट और ये सारी चीजें। तो मेरी क्रिकेट जो है ना ये 24/7 है। आप क्रिकेट के बारे में कहा जाता है कि जब आप क्रिकेटर होते हैं तो आपका ओढ़ना बिछोना सब कुछ, खाना पीना आपका क्रिकेट। आप बड़े बड़े क्रिकेटर्स के बारे में आता है, सचिन तेंदुलकर के, कि वो अक्सर रात को बल्ला साथ लेके सोते थे। फास्ट बॉलर के बार हाथ में हर वक्त बॉल होती है, स्पिनर के हाथ में बॉल होती है। तो ये क्रिकेट एक एप्टीट्यूड का नाम है। तो मैं वो एप्टीट्यूड नहीं बना सका। कि कोशिश बहुत थी साजिद शाह साहब की भी कि मैं आगे जाके क्रिकेट खेलूं, बट मेरी अपनी जो सारी तवज्जो थी वो सियासत पे चली गई थी, जिसमें मैं फिर क्रिकेट को कंटिन्यू। कमेंट्री में कैसे आए फिर आगे? कमेंट्री में मैं शुरू से था, मुझे क्लब के कई मैचेस में मैंने कमेंट्री की। अभी भी हमारे क्लब के पास मैच खेलते भी थे, फिर कभी मौका मिले तो कमेंट्री भी कर रहा होता था। और जहाँ पे भी कमेंट्री होस्टिंग भी करते रहे, होस्टिंग भी मैं बिल्कुल। तो होस्टिंग तो हमने कॉलेज से स्टार्ट कर ली थी। वहाँ पे कई मौके मिले और बहुत लोग खुश होते थे जब मैं होस्टिंग कर रहा होता था, तो लोग अप्रिशिएट भी करते थे। तो फिर जब मैं कमेंट्री में इस तरह हुआ कि जो साजिद शाह साहब है, इनको पता था कि मैं कमेंट्री कर सकता हूँ। मैंने साजिद शाह साहब को कहा कि मुझे नहीं पता रावलपिंडी में मैच हो रहा है और आपने मुझे ये चांस दिलवाना है। तो सबी अजहर साहब पाकिस्तान के लेवल 4 क्रिकेट कोच हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स उन्होंने बनाए हैं। बिल्कुल, पिंडी का बहुत बड़ा नाम भी कह सकते हैं। सबी अजहर साहब के पास हो गए, बाजवा क्लब हो गया, जितने क्लब हो गए वो सारे उनके तरह से ही चलते रहे हैं। रावलपिंडी की क्रिकेट को एक पिछले 2-3 दहाइयों से जब मैं ट्रायल्स देने जाता था तो मैं सबी अजहर साहब को देखता था। सो उस वक्त से लेकर आज तक उनका एक बहुत बड़ा नाम है। तो सबी अजहर साहब के पास साजिद शाह साहब गए। और अच्छा, यहाँ में एक बात आपकी कहता हूँ, सबी अजहर साहब के बारे में ये भी मशहूर है कि वो जिस लड़के का कहते कि ये खेलेगा तो वो पाकिस्तान खेलता था।
सभी अजहर साहब को अल्लाह ताला ने क्रिकेटिंग सेंस बहुत अच्छी दी है और मेरे बारे में उन्होंने कहा था कि ये इंटरनेशनल कमेंटेटर बनेगा। अच्छा, ये उन्होंने मुझे कह दिया था। सभी अजहर साहब के पास गए, वो साजिद शाह साहब, यहाँ पे T20 टूर्नामेंट हो रहा था, नेशनल T20 रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, और उसमें मैच था भावलपुर वर्सेस कराची। पहला मैच जी, भावलपुर की आपका डेब्यू। मैं उसी की आपको पूरी स्टोरी सुनाता सही हूँ। है। मुझे बताया शाहजी, डॉक्टर नुमान पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया डॉक्टर नुमान ने वीडियो स्पोर्ट्स पे, जिसके बाद मुझे मजीद मोटिवेशन मिली। वो एक ज़्यादा स्टोरी है कि स्ट्रगल कैसे हुई। तो जब मुझे बताया गया कि आपको डॉक्टर नुमान से मिलवाया गया, तो डॉक्टर नुमान ने कहा कि आप इस तरह करें कि आपका मैं ऑडिशन करूं। तो मैंने कहा बिल्कुल, आप ऑडिशन कर लीजिए। सभी अजहर साहब और साजिद शाह साहब मुझे लेकर गए डॉक्टर नुमान के पास। तो वहां पर डॉक्टर नुमान साहब ने कहा कि ये सिनेरियो है, आप मुझे प्रेजेंट करके बताएं कि आप कैसा बोलते हैं। तो उन्होंने बताया कि कश्मीर का और रावलपिंडी का मैच है, तो आप इस पे मुझे प्रेजेंट करके बता। सो मैंने कुछ 10 सेकंड बात की, ऐसे मैंने हाथ को माइक कराया और मैं बोलना शुरू किया। Good evening, ladies and gentlemen, and it was a great match between Kashmir versus Rawalpindi, and these are the two main players, and ऐसे मैंने कुछ बोलना शुरू किया। तो 10 सेकंड भी मैंने बात नहीं की थी, तो डॉक्टर नुमान साहब ने कहा रुक जाया, आपको किसी से बारिश की जरूरत नहीं है, आप कमेंट्री के लिए आ रहे हैं, कल आप कमेंट्री करेंगी। तो जब मैंने ये सुना कि कल मैं कमेंट्री करूंगा, तो टू बी ऑनेस्ट मेरे तोते उड़ गए, ना कोई तैयारी, क्योंकि ग्राउंड में कमेंट्री करना और टीवी पे कमेंट्री करना बहुत मुख्तलिफ चीज है। फिर जब मैं अगले दिन, मुझे सभी साहब ने, साजिद शाह साहब ने बड़ा हौसला दिया कि तुम कर सकते हो, कर लोगे, सारी चीजें तुम्हें पता है, सुबह तैयार हो के आ जाना अच्छा सा जरा। तो फिर मैं सुबह जब रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पहुंचा, तो हम पीटीवी के जो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मुझे, राव हासन, उन्होंने मुझे बताया कि आपका जो है पहला चंक है और आप चिश्ती मुजाहिद साहब, जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, लेजेंड है, हमने उनको बहुत सुना हुआ था। उनका नाम सुनने के बाद मेरे मजीद तोते उड़ गए, उनके साथ कैसे इतना बड़ा नाम और बिल्कुल यंग बंदा जा रहा है उनके पास। सो फिर वो पहला मेरा इंग्लिश का चंक था। उस मैच में फवाद आलम ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की थी, सरफराज कप्तान थे। कैसे आगाज किया था, जरा करके बताएं मेरा। जब चिश्ती मुजाहिद आपके साथ बैठे हो ना, तो आप सोच नहीं सकते कि एक तो उनकी अंग्रेजी बोलने का अंदाज, बिल्कुल उनकी वोकैबुलरी, उनका इतना बड़ा एक्सपीरियंस। और आप भी समझिए कि मैं बस रेडियो से फ्री होके, उन दिनों मैं रेडियो में शो करता था, तो रेडियो से फ्री। आगाज आपका रेडियो से हुआ था? जी, मुझे रेडियो में कमेंट्री आपने नहीं की, कमेंट्री पहली दफा टीवी पे किया? पहली दफा मैंने टीवी पर की। सही है। तो ये भी मेरे लिए एक बड़ी एक खुशकिस्मती थी कि मैं वहां पर अब चला गया। तो फिर जब आगाज हुआ तो फवाद आलम बैटिंग कर रहे थे, तो मैंने बड़ी धीमी धीमी कमेंट्री शुरू की। तो मुझे चिश्ती साहब ने कहा मियां थोड़ी एनर्जी लाइए, आप आए हैं। तो फिर मैंने थोड़ा हौसला मिला। फिर अंजुम साहब हैं, पीटीवी के प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर हैं, उनकी मुझे IFP में आवाज आ रही थी कि यूर डूइंग वेल, आप अच्छा बोल रहे हो, शाबाश। फिर उसमें मैंने एक मैच का हवाला दिया 1889 का। अच्छा, कोई सचिन तेंदुलकर की बात चल रही थी, तो मुझे चिश्ती मुजाहिद साहब ने कहा ए यंग मैन, ओवर द माइक कहा उन्होंने, ब्रेक में नहीं। ठीक है, लाइव चल रहा था। लाइव ये young man, I think you just came from the school and you're talking about 1989. Was that your birth year? हाँ, पहला भी हुआ था। जब उन्होंने कहा was that your, मैंने कहा no sir, actually I have read about it, and sitting next to चिश्ती मुजाहिद and sitting next to people like हसन जी, आपके पास जखीरा होना चाहिए अल्फाज का, आपके पास जखीरा होना चाहिए, मालूमात होनी चाहिए आपके पास। सही है। सो वो एक एक्सपीरियंस था। और उसके बाद जो मुझे वो पंजाबी में कहना है पिंदी, वो जो पिंदी मिली ना मुझे, इन 3 साल मुझे फिर कमेंट्री। अच्छा, उसी मैच की जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी थी, वो भी मैंने होस्ट की। सरफराज का भी मैंने इंटरव्यू किया, अब्दुरऊफ का भी, और उसी मैच में ये पहले ही मैच में मुझे प्रेजेंटेशन भी मिल गई। सो आई एम अ लकी गाय, आई एम अ लकी चैप। इसे आप समझ लीजिए, आपको चांस मिला, आपने इसका वेल किया ना, क्योंकि ऐसे एकदम से एक दिन आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, दूसरे दिन आपको मैच के लिए बुलाया गया है, और उसी में सेरेमनी में भी और सेरेमनी बहुत अच्छी भी हुई। मुझे लोगों ने बड़ा फीडबैक दिया, PCB के लोगों ने बहुत फीडबैक दिया।
लेकिन उसके बाद 3 साल मैं कमेंट्री बॉक्स के बाहर बैठा हूँ। ये लोग आज हमें टीवी पे देखते हैं, हमारी स्ट्रगल। इसकी क्या वजह है? ये अक्सर ऐसा होता है, एक कोई खिलाड़ी आता है या कोई किसी भी शोबे में कोई बंदा आता है, तो क्या सीनियर बर्दाश्त नहीं करते उसको? इस तरह का कोई इश्यू होता है या उसके लिए रुकावटें होती हैं? किस तरह का, मतलब कि आपने पहले दिन बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद फिर आप कहते हैं कि इतना अरसा मैं केबन में नहीं गया, बाहर ही रहा हूँ, तो इसकी क्या वजह थी? देखिए, अगर आप मुझे जज्बाती कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बड़ा दुख होता है। आप ये बात बताएं, मैं आपको एक बात बताऊंगा। मैं भी इस हवाले से बड़ा जज्बाती था, मेरे एक दोस्त के साथ ये मसला हुआ। आप बात करें, फिर मैं आपको भी स्टोरी सुनाऊंगा। कैसे ऐसा है कि मुझे दुख होता है कि जब कोई जूनियर आता है और सीनियर्स के रवैये बड़े तल्ख होते हैं, वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, टीचिंग डिपार्टमेंट हो, क्रिकेट का डिपार्टमेंट है, ब्रॉडकास्टिंग है, एंकर है, कोई जात साफी है, कोई फिल्म एक्टर है, कोई सिंगर है। पाकिस्तान में प्रमोट करने का रुझान बहुत कम है और मुझे कई दफा ऐसे रवैये बर्दाश्त करने पड़े हैं कमेंट्री में जिसमें मुझे रिडिक्यूल करने की कोशिश की गई है। और पाकिस्तान के लिए बड़े नाम है जो टीवी पर बैठते हैं और वो अखलाकियात के लेक्चर देते हैं, लेकिन होता नहीं ऐसा। मैं ये बताना नहीं चाहता कि कमेंट्री बॉक्स में अगर मुझसे कभी कोई गलती हुई है तो उस पर उन्होंने किस्सा ठट्ठे भी उड़ाए, इस्लाह नहीं की, किसी ने इस्लाह करने की तरफ वो नहीं आए। तो बहुत मुश्किल टाइम देखा कि तीन साल। आप देखिए, मुझे कई दफा लोगों ने कहा कि आप कमेंट्री नहीं कर सकते, आप छोड़ दीजिए। अभी भी कुछ लोग जो है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए उन्होंने ये एक चांस दिया और चलो जी ये जैसे फ्लॉप होगा तो फिर ये रैप हो जाएगा, लेकिन आपने अच्छा परफॉर्म किया, उसके बावजूद आपको बैक एंड पे। देखिए, मैं अच्छी परफॉर्मेंस, अगर मैं बुरा होता तो मुझसे प्रेजेंटेशन ना करवाई जाती। बिल्कुल ऐसा ही है, और प्रेजेंटेशन भी ना करवाई जाती और मुझे चिश्ती मुजाहिद साहब के साथ ना बिठाया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जाहिर है कि मैं डॉक्टर नुमान, ऐसा भी हो सकता है कि उस वक्त उनके पास कोई ऑप्शन ना हो। नहीं, बहुत ऑप्शंस थे। मैं जिस मैच में कमेंट्री कर रहा था वहां पर काफी ऑप्शंस थे उनके पास और काफी लोग बैठे हुए थे। आप किसी के बेहाफ पे गए थे? नहीं, मैंने तो आपको बताया, मुझे तो सबी अजहर साहब और साजिद शाह साहब डॉक्टर नुमान के पास लेके गए थे कि ये लड़का कमेंट्री कर सकता है। उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया। ऑडिशन के बाद उन्होंने मुझे वर्ड्स कहे कि आप वो किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया, सही है। उसके बाद फिर मुझे 3 साल कमेंट्री बॉक्स के मैं बाहर बैठा और कई चांस नहीं मिल रहा था। फिर सबी अजहर साहब ने एक इवेंट करवाया रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, फेसबुक लाइव था, तो उसमें उन्होंने मुझे कहा भाई तुमने कमेंट्री करनी। मुझे मौका मिला, मैंने काम किया। उस वक्त की जो प्रोडक्शन कंपनी थी स्पोर्ट्स 360, वो भी यहाँ पे लाइव कर रहे थे फेसबुक और यूट्यूब। पाकिस्तान में पायनियर्स हैं स्पोर्ट्स फ्यूजन 360, सोहेब साहब और शराज साहब, मोहसिन साहब थे। सो उनके साथ काम किया, तो फिर उन्होंने मुझे एक शो दे दिया और सकलार मुश्ताक साहब के साथ मैंने फिर शो, पहला शो आपने किया टीवी लाइव? नहीं, वो भी फेसबुक लाइव था। अच्छा, फेसबुक लाइव था, 360 के ऊपर। ठीक, सही है। मैं सकलान भाई के साथ शो किया, तो वो सकलान साहब एक पाकिस्तान की लेजेंड है और पाकिस्तान की के लिए बहुत बड़ा नाम। वहाँ सीखने को मिला और उन्होंने मेरी बहुत तारीफ की। फिर उसके बाद मुझे मौके मिलना शुरू हुए और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त बिल्कुल। और मैं आज एक और बात कहूंगा कि मैं काबुल गया कमेंट्री के लिए, वहां पर काबुल प्रीमियर लीग ने। सो जब मैं वहाँ कमेंट्री कर रहा था तो पिच रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहा था। ये कब की बात है? ये लास्ट ईयर के बाद। ठीक है, जी, लास्ट ईयर के बाद डॉक्टर नुमान को फिर मैंने मैसेज किया। अच्छा, मैंने अपनी पिच रिपोर्ट दी है जी, और डॉक्टर नुमान को मैंने मैसेज किया, सर अगर आप मुझे एक मौका ना देते तो शायद मैं सारी जिंदगी कमेंटेटर ना बन सकता और इस सिर्फ सोचता भी नहीं। आपने एक मौका दिया, ठीक है, वो 3 साल बहुत मुश्किल थे, लेकिन मैंने कभी डॉक्टर नुमान को उफ भी नहीं कहा। मैं उनके पास जाकर रिक्वेस्ट करता रहा कि सर प्लीज मुझे मजीद मौका दें। एक दिन मुझे उन्होंने बहुत डांटा कि क्या मैं मोहम्मद वसीम और राशिद लतीफ को उठाकर तुम्हें कमेंट्री करवाऊं, पर मैंने उनकी डांट को भी माइंड नहीं किया। डॉक्टर नुमान भी पाकिस्तान के एक बहुत बड़े एंकर हैं, उनको क्रिकेट एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। सो इसके बावजूद मैंने उनको मैसेज किया और उनका थैंक यू किया। सो उनका फिर आगे से मुझे थम्स अप रिप्लाई आया डॉक्टर साहब का। सो आई ऑलवेज अप्रिशिएट हिम। लेकिन देखिए, ये जो बात आप कर रहे हैं ना कि मुझे बहुत मुश्किलात भी आई और कई दफा तो ऐसी जगह पे भी आप फंस जाते हो कि लोग सामने आपको कैसे वेल डन,
बाद में आपकी रिपोर्ट नेगेटिव बना के दे नेगेटिव देते हैं। ये जो वाकया आपके साथ हुआ ना, सेम इस तरह का वाकया मेरे एक दोस्त है उनके साथ हुआ। एयाज नाम है उनका, मोहम्मद आमिर के साथ क्रिकेट खेलते थे, वो भी लेफ्ट आर्म बॉलर थे, मोहम्मद आमिर भी लेफ्ट आर्म बॉलर था। तो उन दिनों फैसल कप T20 हुआ करता था, 8 टीमें हुआ करती थी। तो पिंडी की तरफ से उसका नाम था। मैं अबू धाबी में था, तो मैं वहां से क्रिक इन्फो भी देख रहा था, तो वहाँ 14 खिलाड़ियों के जो 16 खिलाड़ियों के नाम थे ना, उसमें एयाज का नाम लिखा हुआ था। मैंने वहां से उसे कॉल की मुबारकबाद देने के लिए, वो कहता मैं तो दीने बैठा हुआ कि उसमें उसका नाम मौजूद था, लेकिन उसको उसके साथ ऐसा हुआ कि जो डोमेस्टिक कर्जन ट्रॉफी हुई उसको पहले मैच में खिलाया, उसने पहली इनिंग्स की बॉलिंग जब की उसने तो 5 खिलाड़ी आउट किए, फिर उसके बाद दूसरी इनिंग में उसको बॉलिंग ही नहीं हुई, फिर अगले मैच में उसको नहीं खिलाया गया। तो अब वो अबू धाबी में खेल रहा है और क्रिकेट बेस पे वो अर्न भी कर रहा है और ठीक ठाक कमाई कर रहा आप है। में अगर टैलेंट हो तो फिर आप रास्ता रास्ता बना लेते हैं। लोग काफी जगह आपको रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैंने सीखा है कि आप हम्बल रहिए जी, और अपनी मेहनत जारी रखिए। रखिए। चले जी, ये तो आपकी स्टोरी वाकई बड़ी दिलचस्प है, आगे लेके चलते हैं। अच्छा, यहाँ बात करते हैं इसकी कि जो कमेंटेटर है, कमेंट्री बॉक्स में बैठ के मैच देखना और स्टेडियम में बैठ के मैच देखने में क्या फर्क है, उसमें आप कैसा फील करते हैं उसमें? सीरियसली अब तो अगर आपका कमेंट्री में नाम ना हो ना मेरा, जी नहीं, या तो बहुत दिल भी करता कि जाकर मैच देखे क्राउड के साथ मैच देखे जाके, क्योंकि बड़ी एक आपको ना बड़ी फीलिंग्स आ रही होती है कि आप यू आर कॉलिंग द गेम और पूरी दुनिया उसको देख रही है कि मैच हो रहा है, आपको सुन रही है, वो आपको सुन के अपनी कोई राय बनाते हैं किसी क्रिकेटर के बारे में, और आपको सुन के वो किसी क्रिकेटर के बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं बहुत एंजॉय करता हूँ और अब ना इसमें मैं थकता हूँ बल्कि मजीद एनर्जी आती है। मुझे एक दोस्त ने कहा यार आप फर्स्ट क्लास में कमेंट्री करते हैं तो 80 ओवर्स एक दिन में होते हैं, कभी 90 भी हो जाते हैं, तो आप थकते नहीं है? तो मैंने कहा ना तो 80 ओवर और 90 ओवर के बाद मजीद फ्रेश होता हूँ और मैं चाह रहा होता हूँ कि मजीद काम करो और ज्यादा काम और काम करो। अच्छा, कोई ऐसा यादगार मैच अभी तक का जिसमें आपने कमेंट्री की और अभी तक आपको याद हो कि उसमें आपको बड़ा मजा आया, पहले मैच के अलावा? क्योंकि पहला मैच तो वाकई यादगार हो गया आपके लिए। एक मैच अभी काबुल प्रीमियर लीग में था, उनके प्लेयर है सिद्दीक अटल, उन्होंने एक ओवर में 7 छक्के मारे थे। अच्छा, नो बॉल पे भी छक्का? नो बॉल पे भी छक्का था। तो मैं वहां पे कमेंट्री कर रहा था, तो जब 3 छक्के लग गए तो फिर मैंने कमेंट्री में कहा कि विल ही गो बियॉन्ड 36, क्या ये 36 रन से भी आगे भी चले जाएंगे? तो उन्होंने मेरी बात सच्ची साबित की। एक वाइड बॉल पे भी चौका हुआ तो 47-49 रन बन गए थे उस ओवर में, तो वो 36 से ऊपर ही चले गए। फिर मैंने उनको इंटरव्यू भी किया सिद्दीक अटल का, तो वो एक मैच वो यादगार है। इसके अलावा बेतहाशा ऐसे मैचेस हैं। ऑफ कोर्स मैंने पाकिस्तान, जब मेरा पहला इंटरनेशनल मैच था, कर्टसी स्पोर्ट्स फीवर 360, उन्होंने मुझे मौका दिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुझे मौका दिया कि मैं वहां पे कमेंट्री कर सकूं। वो पाकिस्तान वीमेन वर्सेस वेस्ट इंडीज वीमेन, तो मैं जब दुबई स्टेडियम में पहली दफा एंटर हुआ था तो मैं एज अ कमेंटेटर इंटरव्यू, तो वो मेरे लिए बड़ा यादगार मोमेंट है। मुझे वो सुबह नहीं भूलती। वनडे मैच था, वनडे इंटरनेशनल, और उसमें जब मैंने कमेंट्री की उसमें मेरे साथ डॉक्टर रूज थी, जो आजकल PSL में भी आपको कमेंट्री करते हुए नजर आती हैं। मरीना थी, ये भी हमारी आप PSL में कब करेंगे कमेंट्री? ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बताएगा इंशाल्लाह। जैसे आपकी स्ट्रगल है, जैसे आप कर रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप जल्द आएंगे आगे भी। अच्छा, इसमें है कि बाज़ औक़ात मैं भी प्रोग्राम होस्ट करता रहा हूँ और कमेंट्री तो मैंने नहीं की कभी, लेकिन यह है कि अगर इस दौरान लाइव मैच चल रहा हो तो कुछ गलती हो जाती है या कुछ ऐसा मसला हो जाता है कि बंदा अपनी तरफ से ठीक बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन गलत हो जाता है। क्या कभी ऐसा आपके साथ मसला आया? अगर आया तो उसको कैसे आपने हैंडल किया? गलती हो सकती है कि कभी आप कोई स्टार्ट गलत बता दें, या कायद आज़म ट्रॉफी में 4 दिन का मैच है, उसकी जो मुझे कई दफ़ा ऐसा था, एक शाह फैसल हमारे इंटरनेशनल कमेंटेटर हैं, शाह फैसल भाई, मैंने उनसे बहुत सीखा है और वो एक ऐसे शख्स हैं जो आपको सिखाते हैं। अली यूनुस एक कमेंटेटर है, वो भी आपको बताते हैं कि ये आप इस तरह कर लीजिए। बल्कि अभी लास्ट के कायद आज़म ट्रॉफी में मैं कमेंट्री कर रहा था, तो उसमें पॉइंट्स के ऊपर कुछ बात हुई, तो मैंने कहा कि ये जो है ना वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, कैरेक्टर ऑफ द जो इस गेम के जो कैरेक्टर्स हैं उसके अगेंस्ट है। तो अली यूनुस ने कहा कि आसिफ आप जो है ना बड़ी सख्त बात कर रहे हैं। तो ऐसे में फिर मुझे
शाह फैसल भाई का मैसेज आया, वो अमेरिका से मैच देख रहे थे और उन्होंने कहा कि आसिफ आपने ये बात इस तरह की, ये इस तरह करनी थी। तो शाह फैसल भाई बहुत सिखाते हैं, बहुत चीजें आप उनके साथ सीखते हो। एक कमेंटेटर है हमारे अली सलमान, मैंने जुमले बनाना उनसे सीखा है। पाकिस्तान की जो उर्दू कमेंट्री है उसमें मैंने जुमले बनाना। फिर एक हमारे कमेंटेटर है, हमारे उस्ताद भी हैं, मेंटोर हैं, राना अशफाक साहब, वो बहुत अच्छे तरीके से वो सिखाते हैं। वो गलती हो भी जाए तो डजंट मैटर, वो आपको फिर उसी वक्त काम करेंगे, ब्रेक में आपको बताएंगे। और राना अशफाक साहब के साथ जब आप कमेंट्री कर रहे होते हो तो फिर आप इस चीज में नहीं होते कि वो आपसे सीनियर है, वो आपको बताते जाते हैं, सिखाते जाते हैं, गाइड कर रहे हैं। मैं जब जियो सुपर पे पहली दफा गया तो मुझे आलिया रशीद साहब जो आजकल पीटीवी स्पोर्ट्स के हेड हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको हम जियो सुपर पे चांस देते हैं। मैं जब गया तो ये वाक़या भी आपके व्यूअर्स के साथ शेयर करूंगा। तो वहां पे जो डायरेक्टर थे हसीब अलवी और साकिब आलम, उन्होंने मेरे नाम के आगे लिखा पर्ची कि ये सिफारिशी है। ये मुझे उन्होंने बाद में बताया। जब मैं कमेंट्री के लिए गया तो मेरा पहला नाम लिखा हुआ था नसीम राजपूत के साथ। अब नसीम राजपूत एक बहुत बड़े एंकर, जबरदस्त किस्म के कमेंटेटर, प्रेजेंटर, हम उनको देखते हुए आ रहे थे क्या, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। अब मैं नसीम राजपूत साहब को ढूंढ रहा था कि कहाँ मैं नसीम राजपूत साहब, मैं उनसे मिलूं, कुछ हो। तो जब मैं उनसे मिला तो मेरी सारा जो मेरा खौफ था वो दूर हो गया, खत्म। उन्होंने मुझे गले से लगाया और कहा कि आप छोटे भाई हैं और आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आपके साथ मैं कमेंट्री करूंगा। नसीम राजपूत साहब ने उस वक्त से लेकर आज तक मुझे बहुत सपोर्ट किया और जहां पे भी कराची में इवेंट्स होते हैं वो सबसे टॉप पे मेरा नाम रखते हैं कि आसिफ को बुलाना। तो नसीम राजपूत साहब का बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ कि वो बहुत ही जबरदस्त, वो एक ऐसे सीनियर है जो किसी जूनियर को कभी नजरअंदाज नहीं करते, वो कहीं ना कहीं मौका देते, साथ लेके चलते हैं, बिल्कुल वो सिखाते हैं आपको। और अभी भी मैंने ये करा था, कमेंट्री मेरा था, तो इस दौरान मुझसे गलती हुई तो उन्होंने मुझे फिर ब्रेक के दौरान बताया कि छोटे भाई ये ऐसे है, ऐसे नहीं है। थैंक यू वेरी मच। तो नसीम राजपूत साहब बहुत आपको सिखाते हैं। तो ये सारी चीजें मैं वही कह रहा हूँ कि जहाँ पे लोग आपको रोक रहे होते हैं, कुछ अच्छे लोग भी जो आपको प्रमोट भी कर रहे होते हैं, तो उनको भी हमें याद रखना चाहिए। बिल्कुल। अब जब मैंने वो पहली दफा जी सुपर पे कमेंट्री की, मैं आपको बता रहा था कि पीछे उन्होंने कहा कि तो पर्ची है, ये मुझे उन्होंने बाद में खुद बताया। कहते हैं लेकिन जब आपके 3 ओवर्स कंप्लीट हुए तो हमने पर्ची काट दी है। और फिर मैंने वहाँ हसीब भाई ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। वो अब डायरेक्टर हैं, ए स्पोर्ट्स के साथ हैं। आप एक मशहूर शो देखते हैं फखरे आलम का, वो उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को, पवेलियन के नाम से। जी जी बिल्कुल। अच्छा, आप उर्दू में भी करते हैं कमेंट्री और उर्दू अंग्रेजी दोनों में करते हैं, तो इन दोनों में से बेहतर आपको कौन सा लगता है कि इसमें क्या फर्क है? इसमें मुझे अंग्रेजी आसान लगता है। अच्छा, उर्दू की निस्बत उसकी वजह अल्फाज का इंतहा थोड़ा मुश्किल होता है। देखिए, जिससे अब मैं आपके साथ उर्दू बोल रहा हूँ तो मजा ये आए कि मैं पूरी बात उर्दू में करूँ और कोई लफ्ज अंग्रेजी का ना बोल। जैसे इंडिया में हिंदी में कमेंट्री की जाती है तो वो सारी बातें हिंदी में करते हैं, बीच में अंग्रेजी नहीं बोलते। पाकिस्तान में उर्दू कमेंट्री को प्रमोट नहीं किया जाता। आप कहीं पे भी चले जाएं, हम जो है वो अंग्रेजी के गुलाम बन चुके, उससे निकलना पड़ेगा। आप अभी भी देख रहे हैं आईपीएल में 27 जुबानों में वहां पर कमेंट्री हो रही है, ना सिर्फ हिंदी, पंजाबी, तेलुगु, सारी उनकी जो जुबानें हैं वो उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो हमें भी पश्तो में भी कमेंट्री करवानी चाहिए, हमें सराइकी में भी करवानी चाहिए, पंजाबी में भी। अच्छा, ये मेरे हमें कुछ चैनल की पॉलिसीज भी होती हैं, शायद इस वजह से भी है। नहीं, चैनल की पॉलिसी देखिए ऐसा नहीं है, जो आपकी प्रोडक्शन है, अब पीएसएल जो है या वो पेशावर में भी देखी जा रही है, वो केपी में भी देखी जा रही है, कोयला में भी देखी जा रही है। तो पाकिस्तान में जो पश्तो स्पीकिंग है बहुत बड़ी तादाद है, बिल्कुल ऐसा ही है। इस तरह पंजाबी बोलने वालों की है, सराइकी बोलने वालों की है, सिंधी है, तो हमें सबको मौका देना चाहिए। यहाँ पे तो उर्दू में हम एक छोटे से 4 ओवर का एक टुकड़ा चलाते हैं बीएसएल में, इसके अलावा उर्दू में भी बहुत कम कमेंट्री होनी चाहिए। बिल्कुल। असल में हमारे यहाँ मैं यहाँ पे भी आपको एक वाकया सुनाता हूँ, और वो ये कि KTPL है, कराची चेयरओवर प्रीमियर लीग, जुहैब नसीर साहब उसको लीड कर रहे हैं और नसीम राजपूत साहब उसके मीडिया डायरेक्टर हैं। उन्होंने इस दफा बड़ा जबरदस्त काम किया कि बैक वक्त उर्दू और अंग्रेजी पूरा मैच जा रहा था कि जो इंटरनेशनल फीड थी
120 ममालिक में, वहां पर थ्रू आउट अंग्रेजी कमेंट्री हो रही थी। ठीक है। और जो जियो सुपर वे और यहाँ के जो यहाँ पर बैचेस जा रहे थे उसमें उर्दू और इंग्लिश मिक्स हो रही थी। सो केकेबीएल अगर ये काम कर सकती है तो व्हाई नॉट पाकिस्तान सुपर इंटरनेशनल लीग? सतह पे भी होना चाहिए, बिल्कुल होना पाकिस्तान को चाहिए, करना बिल्कुल चाहिए, होना अपनी जुबान को प्रमोट करना चाहिए। बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है, और हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि अगर कोई खिलाड़ी इंग्लिश नहीं बोलता, उर्दू बोलता है, तो कहते हो इसको तो आते ही कुछ नहीं है। सर इसकी ये बड़े दुख की बात है भाई। और मुझे याद है कि बाबर आजम ने जो अपना करियर स्टार्ट किया था वो अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे। तो आपका स्टैंडर्ड जो है मायार वो अंग्रेजी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो आपकी बिल्कुल काबिलियत काबिलियत होनी चाहिए। ऐसे ही। अंग्रेजी बोलना अंग्रेजी बेसिकली नॉलेज तो नहीं है, अंग्रेजी तालीम तो नहीं है, एक जुबान है। और जैसे पश्तो जुबान है, इस तरह फारसी जुबान है, तो वो एक जुबान है। उसका बोलने से एजुकेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे अगर एक मैकेनिक है कोई, उसको उर्दू भी सही नहीं आती, लेकिन वो मोटरसाइकिल का अच्छा मैकेनिक है, तो उसके पास नॉलेज है। तो मैं आप तो कह सकते हैं। आपके ये जो पॉडकास्ट है इसके तवज्जुह से आप भी कोई मशवरा दूंगा कि आप एक रेडियो भी शुरू करें जिसमें उर्दू कमेंट्री करें। मैं आपके साथ हूँ। क्या मैं आपके साथ जी इंशाल्लाह। चले जी, ये तो हमें और हौसला मिल गया कि हम वैसे भी कभी कभार, मैं खुद बैठता हूँ, कभी नासिर भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ, लेकिन ये है कि हम प्रोफेशनल नहीं है, हम उस तरह नहीं बोल सकते, नहीं कर सकते, तो फिर हम भाग जाते हैं इस काम में। फिर मैं आपको भागने नहीं दूंगा, मैं आपके साथ चले इंशाल्लाह इस पे भी काम करते हैं। अच्छा, कमेंट्री के दौरान ऐसा हुआ कभी कि कोई आपका फेवरेट खिलाड़ी जो है वो खेलने के लिए आया हो और आप उसकी तारीफें कर रहे हो, या कोई ऐसा खिलाड़ी आ गया जो आपको पसंद नहीं है, अच्छा भी खेला हो, उस पे तनकीद कर रहे हो, तो कभी ऐसा होता है? देखिए, मेरी जो क्रिकेटर से दोस्ती बहुत कम होती है, और उसकी वजह ये है कि मैं फिर अपनी जॉब से इंसाफ नहीं कर सकूंगा। तो बिल्कुल सही है। अगर आप मुझसे पूछें कि मौजूदा क्रिकेट टीम में आपका कोई दोस्त था, तो बिल्कुल भी नहीं है। इवन उस्मान खान का मैंने इंटरव्यू भी किया है, मैंने उनके बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया है, मैंने मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठ के कहा है कि वो भी इंटरनेशनल स्टफ नहीं है। वो मुझे अभी मैं दुबई को एंट्री गया था लास्ट ईयर, तो मुझे वहां मिले और फिर वहां पे भी उन्होंने मुझे गपशप हुई मेरी। बट मेरा ख्याल ये कि मुझे अपनी जॉब से अगर इंसाफ करना है तो फिर मुझे मेरा कोई दोस्त नहीं होगा। ठीक है, मेरे लिए गेम इम्पोर्टेंट है, खेल इम्पोर्टेंट है, तो उसमें कभी ऐसा नहीं होता कि मेरा कोई पसंदीदा खिलाड़ी है। मैं क्रिटिसिज्म भी करता हूँ, लेकिन मैं किसी को आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट नहीं कर सकता। ये बहुत से लोग मुझे जानते हैं। मैं अगर आपने मुझे गलत साबित करना है तो आप अच्छा खेलें और मेरे तज्जिए को गलत साबित कर दें। बिल्कुल, मैं आज भी कहता हूँ कि अभी जब चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, जो भी और भी क्रिकेट होना है, चैंपियंस ट्रॉफी का भी जिक्र आ गया, इस पे भी बात करें। चलिए आप बात मुकम्मल कर लें, फिर इस पे भी बात। मैं ये चाहता हूँ कि उस्मान खान मेरे तज्जिए को गलत साबित करें कि वो मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेशनल स्टफ नहीं है, सही, वो मेरे तज्जिए को गलत साबित करें, रन्स बनाए, अच्छा खेलें। मैं फखर जमान के बारे में कहता हूँ, उनको सब लोग बहुत ज्यादा अपलॉड करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं फखर जमान को एक बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज देखना चाहता हूँ जो पाकिस्तान को हर तीसरा मैच वो जितवाए। तो उनकी मुस्तकिल मिजाजी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उनकी टेक्निक, बैटिंग टेक्निक बड़ा प्रॉब्लम है। ये मैंने राना आरिफ साहब को भी कहा था, उस लाहौर कलंदर्स का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, उसकी तरफ भी आएंगे। तो ये फखर जमान, उस्मान, ये हमें गलत साबित करें, अच्छा खेले, हम इनके साथ हैं। तो ये जो चैंपियन ट्रॉफी की टीम सेलेक्ट हुई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बड़े ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका तस्करा भी नहीं था, बहस भी नहीं की जा रही थी उनके बारे में, तो वो भी टीम में शामिल हुए हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? कोई नाम लीजिए। नाम आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, आप बोले। देखिए, मुझे खुद भी इसमें ताज्जुब हुआ कि कहते हैं नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है और उसके बाद टीम में ये जो हमारे जिनके बारे में काफी मशहूर है जी, फेमस क्या नाम है, राना फहीम अशरफ साहब के बात में। अच्छा, मुझे तो ये जो आप मियां साहब के साथ मुलाकात है, ये सोशल मीडिया पे वायरल है, उनकी पिक्चर है, लेकिन ये पिक्चर मेरा ख्याल है उनकी पुरानी है। ये लंदन में उनकी एक मुलाकात हुई, सही, लेकिन ऐसा महसूस होता है इन्वर्टेड कॉमर्स कि उस मुलाकात का असर अभी तक हुआ है। तो अच्छा, ये जो सिलेक्शन होती है ना, ये परफॉर्मेंस बेस्ड पे की जाती है, तो इनकी परफॉर्मेंस पीछे क्या रही? फहीम अशरफ के ऊपर क्वेश्चन मार्क जरूर है, खुश दिल शाह की ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, और कहीं ना कहीं आपका फिर दोस्त वैसे है तो मैच विनर खिलाड़ी तो है। कौन? ये फहीम साहब, इन्होंने 2 मैच जितवाए नहीं है पाकिस्तान को। देखिए, अगर आप इस पे आएंगे तो फिर आप आसिफ अली को भी वापस ले आए
उन्होंने भी अफगानिस्तान के खिलाफ 4 छक्के लगाए थे। फिर आप इंजमाम उल हक को भी वापस ले गए हैं, वो भी बड़े मैचेस जितवाते रहे हैं। सिलेक्शन का मैार जो है ना वो डोमेस्टिक फेम की जगह पे कौन होना चाहिए था? देखिए मेरा एक चीज मानना, अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में एक लंबे अरसे से परफॉर्म कर रहे हैं तो आप फिर अपनी टीम को मजबूत बना सकते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत दें, वहां पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या है, पाकिस्तान सुपर लीग आई है, जो 4 छक्के लगाता है, पेस 50 करता है। उस्मान खान ऐसे ही नेशनल टीम में ऐसे आए है, हैं। बिल्कुल ऐसे है। इवन आजम खान कैसे आए हैं जी, वो भी ऐसी टीम आजम में खान आए भी हैं। ऐसे हैं। हारिस रऊफ को टीम में आप कैसे लेके आए थे? वो जाहिर है उसमें उसका क्रेडिट लाहौर कलंदर्स को जरूर जाता है। प्रैक्टिस भी करवाई उनको जी बहुत ज्यादा। लेकिन फिर भी आप जो आपकी ये जो प्रायर आपका टूर्नामेंट है जी वो है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, जहां से आपको एक क्रीम मिलेगी, जहां पे 4 दिन की क्रिकेट होती है। खिलाड़ी के हौसले का पता चलता है, स्टैमिना उसकी का पता टेक्निक चलता का है। पता चलता है, वो कितनी ज्यादा वहां पे रह सकता है। सो आई थिंक कि उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तवज्जो देनी चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में फ्लॉज है, लेकिन अब एक टीम अनाउंस हो गई है तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट करना चाहिए बस। ठीक है जी के अच्छा है खेल। एग्जैक्टली। अब हम देखें वही अशरफ अगर खेल रहे होंगे तो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं ना, तो हमें दुआ करनी चाहिए वो अच्छा परफॉर्म करे और हमें गलत साबित करे। अच्छा अब आते हैं दुआ कमेंट्री की तरफ। अगर कोई नया बंदा आना चाहता है कमेंट्री में तो आप उसको क्या मशवरा देते हैं कि क्या क्या चीजें उसके पास होनी चाहिए और कमेंट्री कर सकता है? मैं जब कमेंट्री में आया था तो मुझे कहा गया था कि आप नहीं कर सकते कमेंट्री, आप उल्टे कदमों वापस चले जाइए। और कुछ लोगों ने कहा क्योंकि आपने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली तो आप तो कमेंट्री के लिए सूट ही नहीं करते आप। और आपके पास क्रिकेट नॉलेज कहाँ से आएगा, सारी चीजें। लेकिन मैं नए लोगों को वेरी वार्म वेलकम, बल्कि मैं आपको अपना नंबर भी दूंगा, आप मेरा नंबर दे सकते हैं, किसी ने कांटेक्ट करना है तो आप जरूर आएं। मैं 2-3 चीजें जो मुझे पता है मैं जरूर आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप कमेंट्री में आना चाहते हैं। सबसे पहले आप रेडियो को ज्वाइन करें। रेडियो में आप बहुत कुछ सीखते हैं रेडियो कमेंट्री करने के बाद। और अब तो आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब चैनल के ऊपर आप कमेंट्री कीजिए, अपना यूट्यूब चैनल बनाइए। कोई देख रहा है नहीं देख रहा तो आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, उसके साथ साथ फिर आप क्रेडिट नॉलेज इकट्ठा कीजिए। जितना ज्यादा आपके पास नॉलेज होगा आप उतनी अच्छी कमेंट्री कर सकेंगे। और उसके बाद फिर आप जो दूसरे कमेंटेटर्स हैं उनको देख के बहुत कुछ सीखते हो आप। तो मेरा ख्याल ये है कि जो अगर आप कमेंटेटर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना एक एप्टीट्यूड बनाए कि यस मैंने करके दिखाया। फिर लोगों को क्रिटिसिज्म पे नहीं जाना। कुछ लोग आपको कहेंगे आपकी आवाज अच्छी नहीं है, कुछ लोग ये कहेंगे कि आपको तो कमेंट्री सूट ही नहीं करती। मुझे कई लोगों ने बात कही थी, लेकिन अब वो लोग मुझे अक्सर मैसेजेस करते हैं कि हम आपको टीवी पे देख रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मुझे वो बात भी याद रहती है, पर इट्स ओके, ये लाइफ है। ये तो चढ़ते सूरज के पुजारी होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा आप कमेंट्री के लिए जब जाते हैं तो उसके लिए कई स्पेशल तैयारी करके जाते हैं? स्टार्ट से पहले की तैयारी करनी पड़ती है? देखिए हमें अक्सर मैं लोगों को ये बताता हूँ कि ऐसा नहीं कि आप गए और बाइक पकड़ के कमेंट्री शुरू कर दी। अब जब मैं काबुल गया था तो मैच से पहले प्लेयर्स से मिलना, कुछ ऐसे नए प्लेयर्स से मैं उनको जानता नहीं था, वहां पे उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करना कि उन्होंने क्या कुछ खेला हुआ है। अब तो आपको बहुत कुछ गूगल में नहीं जाता है, क्रिक इन्फो में मिल जाता है, क्रिक इन्फो में मिल जाता है। आप बगैर तैयारी के हम नहीं जाते। सही है। जब भी हम कमेंट्री के लिए जाते हैं, इवन जब मैं टॉस होस्ट करने जाता हूँ तो मैं जाके पहले 1-2 मिनट जरा कैप्टन से गपशप कर ली, क्या ने कहा क्या करना है, क्या कुछ कर रहे हैं, आज टीम का मोमेंटम कैसा है, कितनी ट्रेनिंग की है, ताकि आपको सवाल भी आपके माइंड में हो जाए। तो ये जितनी ज्यादा आप तैयारी करके जाएंगे आप उतना अच्छा प्रेजेंट कर सकेंगे। हमारे एक कमेंटेटर, इंटरनेशनल कमेंटेटर, मुझे उन्होंने बताया था, मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखता हूँ। अकील समर FM 106 पे आपको आते हैं, अभी इंटरनेशनल भी उन्होंने किया, पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे। तो ये कहते हैं कि मुझे जो फॉरेनर कमेंटेटर्स हैं उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है कि वो इवन वो जब कमेंट्री के लिए आते हैं तो 2-3 पेजेस उनके नोट्स बने हुए होते हैं। वो उन्होंने प्लेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन, ग्राउंड स्टेडियम के बारे में इंफॉर्मेशन, अंपायर्स के बारे में इंफॉर्मेशन, बेशक वो उस कमेंट्री को उस इंफॉर्मेशन को यूज करें या ना करें, लेकिन उनके नोट्स बने हुए होते हैं। तो मैं भी अक्सर डायरी ले भी जाता हूँ, और डायरी का बहुत से लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि आप डायरी क्यों लेके। अच्छा ये है कि पहले से प्लानिंग करके तैयारी करके उसके बाद जो है ना बाकी चीजें करनी चाहिए। अच्छा आपने बहुत सारे प्रोग्राम में एज अ तजिया निगार भी आप बैठे, तजिए भी किए, कभी जैसे आपने कहा कि मुझे गलत साबित करें, आप अपनी परफॉर्मेंस से गलत साबित करें, कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी के बारे में कोई तजिया किया हो तो फिर आप पे उसकी तरफ से तनकीद की गई हो, खिलाड़ी की तरफ से तनकीद की गई हो? बिल्कुल हुआ है ऐसा, और मैं नाम नहीं लूंगा। अभी हाल ही में मैंने एक क्रिकेटर के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद की
और आप नाम नहीं लेंगे लेकिन लोगों को पता चल जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बताया गया, मेरे एक दोस्त ने फोन किया कि यार वो नाराज हो रहे हैं। सही। मैंने कहा उनको बताइए, मुझे उनकी नाराजगी, उनकी खुशी नहीं है, मैं पाकिस्तान की खुशी की बिल्कुल। बात करता हूँ। मैं आपको एक और भी अपना वाक़या बता देता हूँ, या क्या आप कोट कर सकते हैं। ये कदाफी स्टेडियम में कायद आज़म ट्रॉफी का मैच था और उमर अकमल बैटिंग कर रहे थे और मेरे साथ मरीना खान कमेंटेटर थी। तो उमर अकमल क्रॉस शॉट्स खेल रहे थे। तो जब उमर अकमल बैटिंग के लिए आए तो उमर अकमल ने का जो पिछले मैचेस थे, मैंने उनका कुछ रिकॉर्ड बताया कि इन्होंने जो T20 खेले उसमें भी इन्होंने सिफर किया, फिर जो लास्ट की फर्स्ट क्लास मैच खेले उसमें भी इन्होंने सिफर किया। ये जो पाकिस्तान के लिए ओडीआई सीरीज खेले 3 मैचेस में 39 या कुछ इतने रन बनाए थे, इनसे अच्छा परफॉर्म नहीं हो सका। और फिर ये क्रॉस शॉट खेल रहे थे, तो मैंने मरीना से पूछा, मरीना ये इतनी ज्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं, अभी भी ये सीधे बल्ले से नहीं खेल रहे, तो इनको अपनी गलतियों पे काम करना चाहिए। तो अगली सुबह कदाफी स्टेडियम में उमर अकमल साहब आए और उन्होंने कहा, कौन सी कमेंटेटर है, मैं देख रहा हूँ की गल्ला कर रहे हो, तुसी मेरी गलतियां दसन आए हुए थे, इस किस्म की बातें की हो। सलमान बट साहब, मैं जब कमेंट्री बॉक्स में आया तो सलमान बट साहब और अली यूनुस साहब ने मुझे कहा कि यार के आसिफ वो तो आपसे बड़े नाराज हो रहे हैं उमर अकमल। तो फिर मैंने वर्ड्स ने कहे कि मैं यहाँ किसी को खुश करने या नाराज करने नहीं आया। अगर उन्होंने आखिरी मैच में सेंचुरी की होती तो मैं सेंचुरी बता देता, उन्होंने आखिरी मैच में सिफर किया था तो मैंने सिफर बताना था। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उमर अकमल बैटिंग के लिए आए, रन भी ना करें, मैं उनकी तारीफें करना शुरू कर दूं। ये भी पिछले साल का वाक़या है, कोई ज्यादा दूर की बात नहीं है। बिल्कुल है। उमर अकमल के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि थोड़ा सा बदतमीज सा बंदा भी है। उमर अकमल साहब के बारे में खैर ये आपकी राय, मैं नहीं कह सकता, बट मेरे साथ जो वाकया हुआ है, देखिए जो क्रिकेटर्स होते हैं ना, ये हमारे कौमी हीरो होते हैं, इनको अपना किरदार कैरेक्टर बड़ा जबरदस्त रखना चाहिए, इनसे नौजवान सीख रहे होते हैं। जो कोई भी है, क्रिकेटर है, अदाकार है, कोई भी है, उनकी जो लाइफ है ना वो पर्सनल नहीं रहती। बिल्कुल ऐसे ही, वो फिर इंटरनेशनल हो गए हैं। अगर वो कोई बात करेंगे तो वो बात नागवार भी गुजर सकती है। उमर अकमल साहब की तो कई चीजें आपको पता है, वो अक्सर ब्रेकिंग न्यूज रहती हैं। बिल्कुल। तो उमर अकमल साहब को खुद वो कहते हैं ना, आप ही अपनी अदाओं पर जरा गौर कीजिए। इमरान खान साहब से मिलने के लिए भी गए थे लेकिन फिर भी टीम में नहीं आ सके थे। चले उनके आप ही अपनी अदाओं पर जरा गौर कीजिए, हम अर्ज करेंगे तो शिकायत हो कि गुड हो गया जी। अच्छा, जो बड़े बड़े तजिया निगार हैं हमारे, बहुत सारे आपने उनके साथ प्रोग्राम किए, कौन सा ऐसा तजिया निगार है जिसके साथ प्रोग्राम का क्या आपको मजा आया? मुझे दुबई में मौका मिला पाकिस्तान सुपर लीग, वंस अगेन कर्टेसी, शुक्रिया स्पोर्ट्स व्यूअर 360 का कि वो मुझे मौका दे रहे। वहां पर मुझे बताया गया मिर्जा इकबाल बेग के साथ आपने शो कर। तो वंस अगेन मिर्जा इकबाल बेग को बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, इतना बड़ा नाम। सो एक दफा बीइंग होस्ट भी ना, आप सोचते हो यार वो कैसा रिएक्ट करेंगे, मेरा कोई सवाल गलत ना हो जाए, मेरी मालूमात गलत ना हो, तो एक चीज बताती है फौरन से ऐसे। लेकिन मिर्जा इकबाल बेग साहब का बहुत शुक्रिया। जब मैंने उनके साथ पहला शो किया तो उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत दाद दी, बहुत हौसला अफजाई की और ये बताया कि उनकी हौसला अफजाई के अंदर एक एनर्जी थी कि तुम कर सकते हो, जबरदस्त तुमने बहुत, और आज तक मुझे सपोर्ट भी करते हैं और मैं उनसे सीखता रहता हूँ। हसन जलील साहब के साथ मुझे दुबई में मिलने का मौका मिला और हसन जलील साहब को के साथ इतनी ज्यादा बातचीत नहीं की, लेकिन मैं हैरान रह गया कि उन्होंने पहली मुलाकात के बाद कहा कि ये मेरा नंबर है, अपनी वीडियोस भेजिएगा, मैं उनको चेक करूंगा। मैंने उनको वीडियोस भेजी और अब तक मैं उनको भेजता हूँ, वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, इस चीज को ऐसे ठीक कर लो, इसको ऐसे ठीक कर लो। और मेरा ख्याल ये कि मुझे जितने भी लोग हैं सबके साथ काम करके बहुत मजा आया। और मिर्जा इकबाल बेग साहब के साथ फिर मैंने 5 शोज किए, शारजा, दुबई, अबू धाबी। दुबई में 3 शोज थे, कुछ शोज आलफती दुबई थे, मुझे बहुत मजा, बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छा, इस तरह के कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए बंदा कहता है जी कि मैं इतना कर लिया, मैंने तो इनफ है कि मैंने ये हासिल कर लिया, ये हासिल कर लिया। तो आप एज अ कमेंटेटर, आपका टारगेट क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं? सितारों से आगे जहां और भी है, इश्क के इम्तिहान पर और भी है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं तुमने शादी क्यों नहीं की, तो मैंने कहा मेरा एक टारगेट है, जिस दिन रमीज राजा साहब के साथ बैठ के कमेंट्री करूंगा, या हमें शादी अभी तक नहीं की, जिसकी वजह से यार पॉडकास्ट हो रहा है, उसने भी शादी नहीं की। तो अगर मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि जिस दिन रमीज राजा साहब के साथ बैठ के कमेंट्री कर ली फिर मैं शादी, ऐसी बात नहीं है, जस्ट ये मजाक की बात है। देखिए इसमें
जैसे एक क्रिकेटर का ख्वाब होता है ना कि मैं टेस्ट क्रिकेट खेलूं, सही है। मेरा भी ख्वाब है यार मैं भी टेस्ट मैच में कमेंट्री किया। तो स्काई इज द लिमिट, आपने आगे जाना है, जानते जाना है, जितना आप काम करेंगे आपके लिए अच्छा होगा। सो मेरा ये ख्याल ये है कि जिस दिन आप ये सोचोगे ना कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, करनी है वो उसे फिर खत्म आपका हो रिवर्स जाएगा। गियर है। सही है। तो अभी मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ और बहुत से जो नए लोग आते हैं उनसे सीख रहा हूँ। आज मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने आते ही आपको बताया कि अपने बहुत ही प्रोफेशनल सेटअप यहाँ पर है, जिससे मुझे कुछ सीखने को मिला है। तो हर रोज हमें सीखना चाहिए। सो अभी सीखेंगे और काम करेंगे, करते जाएंगे, कोशिश करेंगे पाकिस्तान का नाम हर जगह पे रोशन करें। टेस्ट मैच में कमेंट्री करना जो है आप कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा ख्वाब है, ये बहुत और वर्ल्ड कप में उससे ज्यादा बड़ा ख्वाब मेरे लिए टेस्ट क्रिकेट है। कि यार अच्छा, टेस्ट क्रिकेट जो है, और वो असल में आप दुनिया में जितने भी बड़े हीरोज हैं वो टेस्ट क्रिकेट से बने। सही है। तो अभी लोग क्योंकि T20 आने के बाद या T10 आने के बाद जो आजकल की जनरेशन है उसको टेस्ट क्रिकेट के चार्म का नहीं पता कि उसमें कितना चार्म है। तो मुझे मेरे ख्वाब है कि मैं भी टेस्ट मैच में कमेंट्री करूं। अच्छा, ये जैसे पीसीबी करता है, कोई कोच रखना हो तो फिर एक एड वगैरह चलता है, वो कायदा तौर पे एक तरीका का होता है। क्या कमेंट्री के लिए भी ऐसा होता है, अप्लाई करना पड़ता कमेंट्री है? के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ता। कमेंट्री में तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास नाम जाते हैं। ठीक है। और मुझे कई दफा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुझे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में मौका दिया है, अंडर-19 की टूर्नामेंट्स में मौका दिया है, पाकिस्तान में जैसे बताया दुबई में मुझे मौका दिया है। उसमें जो प्रोडक्शन टीम होती है वो आपका नाम बेचती है, तो प्रोडक्शन टीम आपके साथ कॉन्टेक्ट में होती है। ठीक, सही है। और फिर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या जिस तरह ICC का कोई इवेंट है उसमें वो नाम जाते हैं और फिर प्रोडक्शन कंपनी ही उसको ऑन करती है और वो फिर किसी टूर्नामेंट में आप तो प्रोडक्शन कंपनी जो है वो नाम बेचती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रमीज राजा जब चेयरमैन थे तो इन्होंने कोशिश की थी कि उन्होंने एक कॉन्टेस्ट करवाया था, इसमें हजारों लोगों ने इंट्रीज करवाई, फिर उनमें से 4-5 लोग उन्होंने फाइनल किए। सो वो लेकिन वो इस तरह नहीं होता कि उनको किसी टूर्नामेंट में डायरेक्टली PCB अप्रोच करेगा। सही है। अच्छा, ऐसा भी है कि जैसे एक खिलाड़ी है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि इतने साल के लिए कर रहा है, तो कमेंटेटर के साथ भी होता है या फिर वो मैच के हिसाब से ही इनका सिलसिला चलता सीरीज है? टू सीरीज होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी हो या कहीं पे भी आप जाएंगे, जो कमेंटेटर्स हैं उनकी जो है ना वो चलने फिरती एक रोजी होती है कि यार आपने ये टूर्नामेंट किया, इसका कॉन्ट्रैक्ट ये है, फिर जब नया टूर्नामेंट आएगा उसका नया कॉन्ट्रैक्ट होगा। अच्छा, अब एक सवाल और करता हूँ, फिर उसके बाद इख्तिताम की जानिब चलते हैं। पैसे कितने मिलते हैं कमेंट्री में? मेरे लिए ना कमेंट्री में पैसों से ज्यादा जो है वो मेरी एक्साइटमेंट है, मेरी दिली सुकून है कि जो काम मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर अच्छा रहा हूँ, होना चाहिए ऐसा। वो मैं कर रहा हूँ। सही है। वो 3 इडियट्स में अक्सर मैंने पहले भी इसकी एक एग्जांपल दी आपको। 3 इडियट्स में आमिर खान ने एक बड़ी जबरदस्त कोर्स कही थी कि वो ना करो जिसको लोग तुम्हें कह रहे हैं, और वो काम ना करो जिसमें तुम सोचो कि मैं इसमें पैसा कमाऊंगा। आप वो काम कीजिए जिसमें आपको दिली सुकून मिले, पैसे कम भी मिल जाए। सो कमेंट्री में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पैसे मिलते हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स में ज्यादा अच्छे मिलते हैं। तो TDA भी मिलता है। TDA भी मिलता है, बड़ी अच्छी लग्जरियस किस्म की रिहाइश भी मिल रही होती है, प्रोटोकॉल भी मिल रहा होता है, सब कुछ। बट जो कॉम बॉक्स के अंदर बैठ के आप कमेंट्री करते हो उससे ज्यादा खुशी कोई हो नहीं सकती। वो जो सुकून मिलता है वो सुकून उसके हो नहीं अलावा आपके सुकून नहीं मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आप अक्सर ऐसा होता है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं उसमें भी क्वेश्चंस वगैरह किए जाते हैं, तो उसमें कोई एक क्वेश्चन आपने किया था, उस हवाले से कुछ बताएं जरा। अक्सर मेरे जो क्वेश्चंस हैं ना उस पर क्रिकेटर्स नाराज होते हैं। सरफराज नाराज हो गए शारजा में, उनसे मैंने सवाल किया कि आप जब कैप्टन होते हैं तो आप शाउट करते हैं, तो शाउट ना करें। डीन जोन्स मुझसे बहुत सख्त नाराज हुए, वो इस दारे फानी से रुखसत हो चुका। लेकिन उधर दुबई स्टेडियम में मैच था और आसिफ अली ने 3-4 छक्के लगाए, आउट हो गए। और मुझे बड़ा गुस्सा आता है ऐसी चीजों पे जब एक प्लेयर सेट होके आउट हो जाए, मैच ना जितवाए। तो डीन जोन्स जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो मैंने डीन जोन्स, पहला क्वेश्चन ही मेरा था, तो मैंने कहा डीन, आई वुड लाइक टू आस्क यू अबाउट आसिफ अली दैट ही इज अ गुड स्मैशर बट ही इज नॉट अ गुड फिनिशर. Once again tonight he was troubling. Islamabad United was under pressure and he threw his wicket in a very, very simple way. So what would you like to talk about Asif Ali? So he said that. He replied, Omega, are you really kidding me? So मेरे पास माइक नहीं था. नेक्स्ट क्वेश्चन, गुस्से में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. तो जब वो गुस्से में थे तो बाकी जो जर्नलिस्ट थे वो ही खामोश हो गए.
So he came back to me. दोबारा मेरे पास आया और कहा, see, our spinners are not bowling well. Our openers, they're not batting well. The problem is with our all-rounders. You got my answer? मैंने कहा, no sir. My question is that Asif Ali is not a good finisher. He said, are you really kidding me? No, 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 no. Are you really kidding me? वो गुस्से से चले गए उठ के। और फिर मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी, बल्कि मुझे ना मेरे बॉस की कॉल आई, मैं नाम नहीं लूंगा, रात को कोई 3:30 बजे, आसिफ भाई आप डीन जोन्स को क्रिकेट सिखाएंगे? मैंने कहा भाई मैं क्रिकेट नहीं सिखाऊंगा, उसका जवाब है भाई। उन्होंने माइंड किया कि आपने सख्त सवाल क्यों किया, लेकिन उनकी जो ग्रेटनेस थी डीन जोन्स की वो ये थी कि उन्होंने मुझे ट्विटर पे फॉलो किया और मुझे इनबॉक्स मैसेज भेजा कि आसिफ अली की बेटी सख्त बीमार है, उसको शायद ब्रेन कैंसर था, उसकी डेथ हो चुकी है। आसिफ अली के लिए बहुत बड़ा सदमा, तो वो बैटिंग पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, तो तुमने किसी को बताना नहीं है। खैर मैंने ना अपने बॉस को कहा कि मैं आइंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाऊं। बॉस ने कहा चले ठीक है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना जाइए। बट नेक्स्ट डे जब मुझे उनका मैसेज आया ट्विटर पे डीन जॉन्स का, तो मैंने वो मैसेज अपने बॉस को फॉरवर्ड किया। फिर बॉस भी थोड़ा सा फील किया कि यार आप तो ठीक कह रहे थे। सो ऐसा होता है। अभी हाल ही में शान मसूद साहब से मैंने क्वेश्चन किया तो वो नाराज हो गए कि आपने नेगेटिव बात की है, और आपको पता हमारे मीडिया में बात क्या की है। मैंने बात उनसे पूछी थी कि शान आप टीम से उस वक्त अच्छी परफॉर्मेंस ले सकते हो जब आप खुद अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो विद द बैट आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो अपनी परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? तो उन्होंने बड़े उनको गुस्सा आया और बड़ा अजीब सा फील किया और कहा आप इतनी नेगेटिव बात कर रहे हैं, हम मैच जीते हुए आप जीतने पे बात नहीं कर रहे। तो मैंने कहा भाई मैं तो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर रहा। तो अभी भी आपने हाल में देखा एक और सहाफी के साथ भी उन्होंने वो नाराज हो गए थे। एक दिन मैंने शादाब खान को कहा कि आज आप मैच हार के आए हैं लेकिन मुस्कुरा रहे हैं, तो शादाब खान ने कहा तो क्या रोना शुरू कर दो। और भाई ये बात ऐसे नहीं होती, ये ऐसा होता है कि हम आपको बता रहे होते हैं कि यार लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं, तो आप अप टू द मार्क्स जो है ना, हमने तो क्वेश्चन करने हैं। अच्छा ऐसा होता है बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैं इंटरव्यू करने के लिए जाता हूँ, तो मुझे बहुत सारे लोगों से इंटरव्यू करके अच्छा लगता है, सीखता हूँ, लेकिन जो सियासतदान है ना हमारे, उनसे इंटरव्यू करना बड़ा मजा आता है। उनसे आप जो मर्जी सवाल करें, जितना मर्जी सख्त सवाल करें, उतने पोलाइटली जवाब देते हैं कि बंदा आगे से खुश हो जाता है। तो इसी तरह हाँ, तो इनको भी ऐसा ही होना चाहिए सारों को कि भाई जो क्वेश्चन किया गया आप उसको आंसर कर दें, इसमें कोई नाराजगी। अभी बेन स्टोक्स पाकिस्तान जब इंग्लैंड की टीम आई हुई थी, तो मैंने बेन स्टोक्स से कोशिश की कि मैं एक सवाल करूं, बट वो मेरी बारी नहीं आ सकी। बट बेन स्टोक्स का रवैया भी बहुत सख्त था जर्नलिस्ट के साथ। सॉरी व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट लिसनिंग यू, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग यू। इवन वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का मजाक उड़ा रहे होते थे। सो ये रवैया काफी दफा क्रिकेटर्स की तरफ से हमें देखने को मिलता है। बट वो अंग्रेजी में ही कहते हैं ना, हु केयर्स, आप करें, हमारा भी फिर सवाल करने का हमारा हक है, किसी को बुरा लगता है तो बुरा लगे, बिल्कुल। अच्छा आखिरी सवाल कर चलते हैं। एक तो ऐसा है कि मैं पिछले दिनों मैच चल रहा था पाकिस्तान का, लगन जब याद नहीं है, वसीम अकरम कमेंट्री कर रहे थे और पाकिस्तान के खिलाड़ी ऊपर प्ले आउट हुए हैं, तो उनके चेहरे के रिएक्शन एकदम से बदल गए। और क्या ऐसा होता है मैच के दौरान जब आप कमेंट्री कर रहे होते हैं तो आपकी कभी टीम जो है वो आउट हो रही हो या हार रही हो, तो फिर उस वक्त जज्बात को कैसे कंट्रोल करते हैं आप? देखिए अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का मैच था और इंडिया की टीम मुश्किल में थी, तो ऋषभ पंत अपना वही 9 लोग शॉट खेलते हुए आउट हो गए। उस पर सुनील गावस्कर ने कहा स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। वो यहाँ पे रुके नहीं, फिर उनके साथ हर्षा भोगले कमेंट्री कर रहे थे कि ऋषभ पंत वॉकिंग टुवर्ड्स द ड्रेसिंग रूम, तो उन्होंने रिप्लाई किया सुनील गावस्कर, ही शुड गो टू द अदर ड्रेसिंग रूम। इतने गुस्से में आ गए कि वो अपने ड्रेसिंग रूम में ना जाए, दूसरी टीम को सब कोच ने हेल्प आउट किया, विकेट चुके उधर जाए। अभी हाल ही में इवन रोहित शर्मा ने उनके खिलाफ कंप्लेन किया बीसीसीआई को कि इनको ये वर्ड्स नहीं कहने चाहिए थे। लेकिन डेफिनेटली जब आप कमेंट्री बॉक्स में हैं, आप मैं पाकिस्तान का मैच हो रहा है और पाकिस्तान हार रहा होगा, पाकिस्तान अच्छा नहीं खेल रहा होगा, तो मेरे भी तो कुछ फीलिंग्स हैं, लेकिन उनको कंट्रोल करना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कमेंटेटर हैं। जब आप कमेंट्री कर रहे हैं, आई थिंक जो ये सुनील गावस्कर की जो वर्ड्स हैं ये हार्श हैं, दो के सुनील गावस्कर एक लेजेंड है, बट मैं कभी भी किसी प्लेयर को स्टूपिड नहीं कह सकता, बट मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करना, तो आप कर जाते हो यार। अच्छा कमेंट्री में बहुत सारी चेंजिंग आई है, पहले बहुत स्लो होती थी, आस्ता आस्ता आता बहुत फास्ट। अभी आप क्या समझते हैं कि आने वाले दौर में ये बहुत ज्यादा तब्दील हो सकती है? देखिए
कमेंट्री में एक चीज कहा जाता है कि आप जो बात कर रहे हैं वो लिसनर्स को समझ आएगा, तो आप इतना तेज ना बोलें। अब कई जगहों पे ऐसा होता है कि रिकी पॉन्टिंग को कमेंट्री के लिए नहीं बुलाया जाता, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग इतना तेज बोल रहे होते हैं कि शायद ऑस्ट्रेलियन भी उनको ना समझ पाए। तो जो इंडियन ब्रॉडकास्टर्स हैं, लाइक रवि शास्त्री हैं, सुनील गावस्कर हैं, संजय मंजरेकर हैं, पाकिस्तानी रमीज राजा हैं, सिकंदर बख्त जो अभी नए कमेंटेटर आए हैं, शाह फैसल, जिस तरह मैंने आपको कहा, राना इशफाक साहब एक कमेंट्री का बहुत बड़ा नाम है। एंड मैं यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट करूंगा कि राना इशफाक साहब को ने सारे ही इवेंट्स किए हुए हैं, वो उन्होंने रेडियो से टेस्ट मैचेस भी किए हुए हैं, लेकिन राना इशफाक साहब जो हैं वो इस वक्त बड़ा परफेक्ट पाकिस्तान को एक हीरा मिल सकता है। तो कमेंट्री तेज जो है ना, ये कोई आर्ट नहीं है, असल में तो ये चीज है कि आपने व्यूअर को ये समझाना है कि अंदर क्या चल रहा है। और आपके अल्फाज का चुनाव रिची बेनो है जो थे, वो कितने आराम से कहते थे कि आपने उनसे बात की है। मुझे कई जगहों पे हमें राना इशफाक साहब भी बताते हैं कि जब पुराने मैचेस हो रहे हैं और टोनी क्रेग बहुत तेज तेज बोल रहे हैं, हे वी पाकिस्तानीज दे डोंट अंडरस्टैंड, और रिची बेनो कहते थे यस ओके, इतना क्या कि वो माइक रख देते हैं। और रिकी पॉन्टिंग ने शॉट डिस्क्राइब किया, ऑन द फील्ड went for a big shot, it's a biggie biggie biggie, और रिची बेनो कहते थे ग्रेट शॉट और नीचे रख देते थे। सो असल चीज ये है कि आपने लिसनर को, व्यूअर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे। अब डैनी मॉरिसन आप देखें उनको, उनके जो है ना वो सेंसेशन फैलाने का अंदाज ही कुछ और है। सो मेरा ख्याल ये है कि मैं बजाते खुद इस चीज को मानता हूँ कि आपको मैच के हिसाब से अप एंड डाउन होना चाहिए। रेडियो में कभी मैंने पाकिस्तान सुपर लीग में रेडियो पाकिस्तान की तरफ से कमेंट्री करना मुश्किल है या टीवी पे? रेडियो पे कमेंट्री करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसकी वजह वहाँ कि तो रेडियो आप में अंधों को रेडियो बता में रहे होते आपने हैं ये भी मैच के बताना है बारे में। कि स्क्वायर लेग पे कौन सा फील्डर खड़ा है, उसने किस नंबर की जर्सी पहनी है, इस वक्त फील्डिंग प्लेसमेंट क्या है। टीवी में आपको कम बताना पड़ता है। टीवी में एक व्यूअर देख रहा है जी। कि क्या चल रहा है। अब कई दफा ऐसा होता था कि जब हमें मैच रुका है तो व्यूअर को नहीं पता कि क्यों रुका है, तो हमें डायरेक्टर बताते हैं कि जी मैच इस वजह से रुका है, लेकिन टीवी पे आप देख रहे हो कि मैच रुका हुआ है, रेडियो पे आप रेडियो में नहीं देख रहे, रेडियो में बताना फिर पड़ता है, आपको ऐसे नहीं। बताना पड़ता है कि इस वक्त पूरी गेम, तफसील बतानी पड़ती है। खेल को रोक दिया गया है। आपका फेवरेट कमेंटेटर कौन है? देखिए मेरे जो फेवरेट कमेंटेटर थे वो टोनी ग्रेग थे, और टोनी ग्रेग की आवाज में मुझे एक बड़ा करिश्मा लगता। आजकल मैं बहुत ज्यादा ही मुझे जिसकी आवाज अच्छी लगती है वो है रवि शास्त्री। और मैंने अभी केटीबीएल में टॉस किया था तो मेरे दोस्त ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था कि तुम्हारे टॉस में तो वही गरज थी जो रवि शास्त्री के। और रमीज राजा ऑफ कोर्स पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नाम है, तो ये इनसे हम मोटिवेशन लेते हैं। जी चले जी, अब इख्तिताम की तरफ जाते हैं। मैं 3 दफा कह चुका हूँ इख्तिताम की तरफ जाते हैं, लेकिन मजा इतना आ रहा है कि बार बार फिर बात आगे चलती है। हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देंगे, अपना आखिरी पैगाम आप क्या देंगे? आपकी ये जो पॉडकास्ट है एनएम पॉडकास्ट, ये मुझे आगे बहुत अच्छा लगा, और मैं व्यूअर्स को ये कहूंगा कि यार आप बाहर लोगों को सपोर्ट करते हो, अपने लोगों को सपोर्ट करें। और ये जो पॉडकास्ट है इतनी जबरदस्त कोशिश है, आप इसमें मेरे जैसे नौजवानों को बुला रहे हैं, हमें भी मौका मिल रहा है अभी उससे बातचीत करने का। तो मैं आपके व्यूअर को ये कहूंगा कि इस पॉडकास्ट को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। उसकी वजह ये है कि जब इन जैसे लोग, खुरम भाई जैसे लोग आते हैं, इतनी जबरदस्त इन्होंने सेटिंग्स की है, प्रोफेशनल माहौल बनाया है, तो आपकी सपोर्ट के बगैर ये आगे चल नहीं सकता। तो आप अपने पाकिस्तानियों को एक बहुत बड़ी कंजूसी करते हैं, ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं, और जब भी कमेंट करेंगे ना नेगेटिव कमेंट करेंगे, इस सारी जगहों पे बहुत जो अच्छी चीजें हैं उसको हम भूल जाएंगे। लेकिन आपसे कोई एक गलती हो गई है ना, तो वो फिर हमने सब जगह पे भेजना। तो व्यूअर्स प्लीज आप जरूर हमारी गलतियां बताएं, बट पॉजिटिव चीजों को भी आगे लेके आए। और मुझे यकीन है कि इस बात करने के बाद जो मुझे सुनने को मिलेंगी वो मेरे साथ आपने लाजमी शेयर कर। जी बहुत शुक्रिया सर जी, आपने बहुत वक्त दिया आपने, और बड़ा मजा आया आपके साथ बात करके। एक तो मेरा मतलब दिलचस्पी भी है क्रिकेट में और मुझे बहुत मजा आया। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको भी हमारा याद का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। मैं नासिर भाई को शुक्रिया भी अदा कर, नासिर भाई का भी शुक्रिया जी, और नासिर भाई की वजह से ही हमें टाइम मिला है, और नासिर भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। इस तरह के और प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।